उत्तर पूर्वी भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मिजोरम के कई शहरों में भूकंप के डर से लोग घर से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र मिजोरम की राजधानी आइजोल बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 रही। भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। बीते कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली समेत देश भर के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को भी मिजोरम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब भूकंप का केंद्र मिजोरम के चंफई से 98 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व पर था। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोरोना पर गठित पॉल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें सिफारिश की गई है कि दिल्ली में कंटेनमेंट जोन को नए सिरे से बनाया जाए और इन जोन्स का सर्वे किया जाए। कोरोना के बढ़ते आतंक से निजात पाने के लिए सरकारें नए नए उपायों को आजमाने के साथ ही डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की मदद भी ले रही हैं। क्योंकि कोरोना का कोई ठोस इलाज अभी तक नहीं मिला है, इसलिए सरकारें रोकथाम के साथ संक्रमण ना बढ़े इसका उपाय कर रही हैं। दिल्ली में पिछले 1 महीने में कोरोना मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 59,740 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,000 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही 63 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 2175 तक पहुंच गया है। अगर इसी रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो दिल्ली में बहुत जल्द 1 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी कोरोना प्रकोप से बचने के लिए और दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्रालय ने डॉक्टर विनोद पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसे दिल्ली में कोरोना कंट्रोल करने के तरीकों पर रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करनी थी, जिसके आधार पर दिल्ली में कोरोना से लड़ने की स्ट्रेटजी बनाई जा सके। इसी मामले में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट पेश की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत सचिव स्तर के अधिकारी शामिल थे। बैठक में डॉक्टर पॉल की कंटेनमेंट स्ट्रेटजी पर रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कुछ बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत बताई गई। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन और इसकी सीमा तथा इनके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण करने की जरूरत। सभी व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट्स की क्वारंटीन पर ध्यान देने की जरूरत, जिसमें आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप का इस्तेमाल सम्मिलित किया जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी प्रत्येक घर का सूचीकरण और निगरानी होनी चाहिए। दिल्ली में 27 जून से 10 जुलाई के बीच एक सोरोलॉजिकल सर्वे कराया जाएगा, जिसमें 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। कोविड पॉजिटिव मामलों को अस्पताल या फिर कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में रखा जाए और कोविड से लड़ने में स्वयंसेवी तथा गैर सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाए। इस रिपोर्ट के पेश होने के बाद चर्चा हुई और ये फैसला किया गया कि रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा। इसी संबंध में गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में सोरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, जो 27 जून से शुरू होकर 10 जुलाई तक चलेगा, जिसमें संक्रमण के फैलाव को कम करने के लिए एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। दिल्ली के सभी जिलों को एक बड़े अस्पताल से जोड़ दिया जाएगा, जो मरीजों को बचाने के लिए सहायता करेगा। दिल्ली सरकार को कहा गया है कि तत्काल एक टाइम टेबल बनाएं, जिसमें सभी गतिविधियों को समय पर पूरा किया जा सके। 23 जून तक जिला स्तरीय टीमों का गठन हो जाएगा। 26 जून तक सभी कंटेनमेंट जोन का परिसीमन करना होगा। 30 जून तक सभी कंटेनमेंट जोन का पूरी तरह से सर्वेक्षण किया जाएगा और 6 जुलाई तक दिल्ली में बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण पूरा करें। दिल्ली में मरने वाले सभी मरीजों का आकलन सही से किया जाए। उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए कि मरीज कब एडमिट हुआ, कब उसकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद उससे मिलने वाले लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाए। मेडिकल टीम सबके घर जाए और उन पर नजर रखे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए इन बिंदुओं पर तत्काल काम करने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोरोना के अब तक 59,000 मरीजों में से 33,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए डॉक्टर पॉल की रिपोर्ट को तत्काल लागू करना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर अब भी तनाव है। 15 जून की रात चीन की सेना की हरकत के बाद से हालात अब तक सामान्य नहीं हो सके हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि चीन अब पैंगोंग में नजरें गड़ाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक फिंगर 4 तक पहुंच गए हैं और कब्जा करके बैठ गए हैं, जिसकी वजह से नीले झील के किनारे तनाव बढ़ सकता है। हालांकि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आखिर पैंगोंग झील की जमीनी हकीकत क्या है और क्यों बार बार यहां चीन भारत के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, आज हम आपको पूरा विवाद समझाते हैं और सैटेलाइट की वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जिसके सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि फिंगर 4 तक चीनी सैनिक पहुंच गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पैंगोंग में चीन क्यों करता है पंगा? पैंगोंग में आमने सामने क्यों आते हैं भारत चीन के सैनिक? पैंगोंग झील में झड़प की वजह क्या बनती है? पैंगोंग में चीन की टेढ़ी चाल की पूरी कहानी। यह है पैंगोंग झील। झील के इलाके में कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो कहीं गहरी घाटियां। 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है ये पैंगोंग झील। इस मुश्किल इलाके में अक्सर भारतीय फौज और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आमना सामना होता रहता है। दूर तक फैली इस झील के बड़े हिस्से पर चीन अक्सर अपनी दावेदारी करता है और उसी को लेकर चीन और भारतीय सेना के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। आज हम आपको समझाते हैं कि गलवान घाटी की तरह पैंगोंग झील का विवाद क्या है, क्यों पैंगोंग झील को लेकर भी चीन मुश्किलें खड़ी करता है। यहाँ पर उठे विवाद को समझने के लिए भौगोलिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है, जिससे सरल तरीके से समझ में आएगा कि चीन और भारत के बीच झड़प क्यों होती है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ियां हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही भारतीय सेना फिंगर्स कहती है। पैंगोंग झील 8 फिंगर्स में विभाजित है। भारत का दावा इन 8 फिंगर्स पर है, लेकिन चीन ने अवैध रूप से 4 फिंगर्स पर कब्जा कर रखा है। हम ये क्यों कह रहे हैं, उसकी गवाह सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं। तस्वीर में आप जो रेड डॉट देख रहे हैं वो चीन की तरफ से एक्टिविटी का हिस्सा है। हम इस बात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लौटते हैं फिंगर्स पर, जिसे आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं ताकि चीन के साथ विवाद की पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो सके। यह है फिंगर्स 4 का इलाका। इधर का सारा इलाका हिंदुस्तान का है। 4 तक भारत की तस्वीर पूरी तरह से क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विवाद 4 से 8 फिंगर्स के बीच है। 8 के पार चीन है। फिंगर्स 4 तक भारत का कब्जा है। फिंगर 3 पर भारत का एक पोस्ट है। इसके आगे सड़क नहीं है, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं। सैनिकों को यहां से पैदल चलकर जाना पड़ता है। फिंगर्स 4 पर चीन की आर्मी आकर बैठ गई है। फिंगर 8 के पास चीन का एक बेस भी है और इस तरफ यानी अपने हिस्से में चीन ने निर्माण भी कर रखा है। चीन अपनी LAC यहां तक बताता है।
जब भारत का एलएसी यहाँ तक है और इसी हिस्से को लेकर चीन और भारत के बीच विवाद है। चालबाज चीन की सेना का मानना है कि फिंगर 2 तक एलएसी है। ये नीले में जो दिख रहा है ये है पोगोंगसो लेक, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस रिज लाइन से होती हुई सिरजाप एलपी और फिर इस तट पे से दूसरे छोर पर आती है और उसके बाद में इस रिज लाइन के ऊपर से होती हुई नीचे को निकल जाती है। तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कहानी है। और इस पोगोंगसो के बिल्कुल पीछे मोहाने पर लुकुंग है, और जो फेमस 3 इडियट्स पिक्चर का कई बार जिक्र होता है कि वो शूटिंग कहाँ हुई थी, वो इस इलाके में हुई थी जहां पर ये मान लिखा हुआ है। इस इलाके में वो शूटिंग हुई थी। ये चुशूल है और ये हिंदुस्तान की पोस्ट है थाकू। ये फिंगर का इलाका है, फिंगर 1, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला जो है फिंगर 8। तो हिंदुस्तान की आईटीबीपी की एक पोस्ट है इधर, और हम लोग यहां पे गाड़ियों तक आते थे और यहां से फिर हम पैदल चल के और इस इलाके को पेट्रोल करते थे। हमें इस पूरी पेट्रोलिंग में यहां से लेके और फिंगर 8 तक आना और आके फिर वापस जाने में तकरीबन सवेरे से लेके शाम हो जाती थी। उधर दूसरी तरफ जब चाइनीज जब आते हैं तो उनकी जो गाड़ियां हैं वो इस तट के साथ साथ होते हुए फिंगर 4 तक वो आ जाते थे और फिंगर 4 तक वो अपनी पेट्रोलिंग करके जाते थे। तो उनके परसेप्शन, चाइनीज के परसेप्शन के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अनीला पास यहां पर है। अनीला पास से होती हुई इस रिज लाइन को फॉलो करते हुए फिंगर 4 से नीचे उतरती है और फिर अगली तरफ जाती है। हमारी परसेप्शन के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अनीला पास से होती हुई इस स्पर से नीचे उतरती है और फिंगर 8 से लेक में मिलती है। तो फिंगर 8 से लेके और फिंगर 4 तक का जो इलाका है ये विवादित है और इसी का अब झगड़ा पड़ा हुआ है। फिंगर 4 के आगे तक सड़क न होने की वजह से भारतीय सेना पैदल गश्त करती है। ये गश्त 2 तरह से होती है, पैदल और बोट के जरिए। फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट है। 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी, लेकिन भारत के विरोध पर इसे गिरा दिया गया था। पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का उपयोग करती है। गश्त के दौरान अगर भारत की पेट्रोलिंग टीम से उनका आमना सामना होता है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि दोनों देशों की पेट्रोलिंग गाड़ियां उस जगह पर घुमा नहीं सकते, इसलिए गाड़ी को वापस जाना होता है। मई में भारत और चीन के सैनिकों के बीच फिंगर 5 के इलाके में झड़प हुई थी। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 2 से आगे बढ़ने से रोक दिया था। इसकी वजह से दोनों पक्षों में असहमति है और यहाँ भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो गलवान हो, चाहे वो पोगोंगसो हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम हो, हर जगह यही समस्या है। लेकिन हिंदुस्तान भी दृढ़ संकल्प है और हिंदुस्तान किसी भी हालत में अपना निर्माण कार्य नहीं छोड़ेगा। और अभी जो 15-16 की घटना के बाद में हिंदुस्तान बहुत मजबूत मानसिक तौर पे और तैयार हो गया है कि अब चाइना की उस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आप मेरी बात मान के रखिएगा कि अगर अब तनातनी होती है तो गोली अवश्य चलेगी और चाइना को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर से विवाद पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि चीन कैसे एलएसी को लेकर बदमाशी कर रहा है। ये सैटेलाइट मैप है जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिंगर 4 तक चीन ने कैसे कब्जा कर रखा है। रेड डॉट्स बता रहे हैं कि कैसे चीन भारत के हिस्से को अपना मानकर आगे बढ़ रहा है। भारत की मांग है कि चीन इस इलाके से पीछे हटे, लेकिन चीन है कि कब्जा किए बैठा है और पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और दोनों देशों के बीच पैंगोंग में विवाद की यही मुख्य वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोई खबर मिस न करें, चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।